वेलकम स्टूडेंट टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने खैरोश लॉ देखा था। खैरोश लॉ का जो डेफिनेशन है वो है, स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनाइन एंड द कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो सम होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटाइन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनाइन। ठीक है, वेर ये V प्लस और V माइनस क्या है, V प्लस एंड V माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है जब इलेक्ट्रोलाइट का एक फॉर्मूला यूनिट यानी डिसोसिएट होगा। कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स वो रिलीज़ करेगा या कितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा, ये हमने लास्ट क्लास में देखा, जिसको हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू molar conductivity of Na, limiting molar conductivity of Na positive plus limiting molar conductivity of Cl negative। ठीक, यहाँ पे V प्लस जो होगा वो 1 होगा और V माइनस भी 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी NaCl डिसोसिएट होता है तो सिर्फ एक Na पॉजिटिव सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन क्या करता है, फर्निश करता है, रिलीज करता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटाइन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनाइन। यही हमारा खैरोश लॉ है। इसी तरह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो जब मैग्नीशियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन में, Mg2 पॉजिटिव में, प्लस ये कितने क्लोराइड आयन रिलीज करेंगे, 2 क्लोराइड आयन रिलीज करेगा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड सिर्फ एक ही कैटाइन रिलीज कर रहा है, प्लस 2, क्योंकि एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कितने क्लोरीन रिलीज कर रहे हैं, 2, तो 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक, इसी तरह अगर आप Al2SO4 का देखोगे, यानी अल्मोनियम सल्फेट का देखोगे, तो ये क्या करेगा, ये 2 Li3 पॉजिटिव रिलीज करेगा प्लस 3 सल्फेट आयन रिलीज करेगा। ठीक, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अल्मोनियम सल्फेट इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव। ये था खैरोश लॉ जो हमने लास्ट क्लास में देखा। फिर हमने खैरोश लॉ के एप्लीकेशंस देखे, यानी क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक, तो पहला जो एप्लीकेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, जो हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द ग्राफ, जहाँ पे हमने ग्राफ को वाई एक्सिस पे एक्सट्रापोलेट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन किया था फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, लेकिन एक्सट्रापोलेशन से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो ग्राफ था उसमें वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, तो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलते हैं, तो उस केस में आप एक्सट्रापोलेट करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। ठीक, तो खैरोश लॉ को यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलर कंडक्टिविटी किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
ठीक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो 100% डिसोसिएट होता है। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होगा जिसको आप में या वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो 100% डिसोसिएट होगा या 100% आयोनाइज होके आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं या आयोनाइज होते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल आयंस के फॉर्म में होता है और मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी किस हद तक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हुआ है वो डिसोसिएट हुआ है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा जो होगा वो किसके बराबर होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या हम इसे कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक। और जो थर्ड एप्लीकेशन है खैरोश लॉ का वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी खैरोश लॉ को यूज़ करके आप डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वीक किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, जो कि हम करेंगे यूजिंग आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। अब आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन है क्या, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होगा जिसको अगर आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ किस फॉर्म में होंगे, कुछ अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे, मैक्सिमम अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे, और कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो कैटायन और एनाइन के फॉर्म में होंगे यानी आयंस के फॉर्म में होंगे। और देयर विल एग्जिस्ट an equilibrium between the ions यानी dissociated molecules and unionized molecule and undissociated molecules के बीच में एक equilibrium होगा। ठीक है, देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, t इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, यानी मैंने इलेक्ट्रोलाइट को अभी वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है लेट इट बी C। ठीक, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को अभी वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है। तो अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है तो ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट भी नहीं होगा, किस में, आयंस में, A पॉजिटिव और B नेगेटिव में, कैटाइन और एनाइन में। तो कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव विल बी ज़ीरो एंड कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव विल ऑल्सो बी ज़ीरो। ठीक है, तो एट टाइम t यानी इलेक्ट्रोलाइट को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड, यानी जिस रेट से ए बी डिसोसिएट हो रहा है उसी रेट से ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। तो इक्विलिब्रियम रीच होगा जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होगा, और इक्विलिब्रियम पे ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होता है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम रीच होगा तो ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो एट टाइम टी लेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव विल बी C अल्फा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव फॉर्म ऑल्सो C अल्फा। ठीक है, यानी कैटाइन और एनाइन जो होगा वो इक्वल अमाउंट में बनेगा। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि कैटाइन और एनाइन कितना बना है, कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा एट टाइम इक्वलिटी इक्विलिब्रियम, जब यानी इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है। ठीक, अब ये A पॉजिटिव और B नेगेटिव किस से फॉर्म होगा, जब ए बी डिसोसिएट होगा, तब ए बी डिसोसिएट होगा और ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बनेगा, तो ए बी का यानी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कितना कम हो जाएगा ए बी का कंसंट्रेशन, जितना ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बना है। तो सी
कितना बचेगा, ये C माइनस C अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, C इनिशियल कंसंट्रेशन था, अब T इक्विलिब्रियम पे C अल्फ़ा बना है, तो AB का कितना बचेगा, एक इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम पे AB का कितना कंसंट्रेशन होगा, C जो इनिशियल कंसंट्रेशन था माइनस जितना AB किस में कन्वर्ट हुआ है, आयंस में कन्वर्ट हुआ है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज रिटन एज, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ किसका, कैटाइन इनटू एनाइन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। तो के किसके बराबर होगा, के बराबर होगा कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट डिजिग्नेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एट इक्विलिब्रियम। के किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे होता है, तभी तो हमने इसको क्या कहा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम, concentration of B negative at equilibrium divided by concentration of AB at equilibrium। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम C अल्फा था और कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव भी C अल्फा था डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी किसके बराबर था, C माइनस C अल्फा के बराबर था। अब देखिए ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा और अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, दोनों में C कॉमन है तो 1 माइनस अल्फ़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ C बाहर निकाला तो 1 रहा, यहाँ C बाहर निकाला तो अल्फ़ा रहा, इक्वल टू, देखिए C और ये एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, C इंटू अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो हमने सेकंड एप्लीकेशन में देखा खैरोश लॉ के कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में अगर हम k इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा में अल्फ़ा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू अल्फ़ा है तो लैम्डा m डिवाइडेड बाई लैम्डा m इन्फिनिटी का स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा के बजाय क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी। ठीक है, और k इज इक्वल टू C लैम्डा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C लैम्डा इन्फिनिटी का स्क्वायर, होल जो हमारा डिवाइड था। अब इसमें मैं लैम्डा m क्या ले लेता हूँ, लैम्डा m जो है इसको कॉमन ले लेता हूँ, लैम्डा m इन्फिनिटी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस लैम्डा m। ठीक, अब k इज इक्वल टू, ये जो बड़ा सा ये डिवाइड है इसको मैं मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करूँ तो c इंटू लैम्डा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू इसको, इस पूरे डिवाइड को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में। अगर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस लैम्डा m। ठीक है, तो लैम्डा m इन्फिनिटी स्क्वायर है, यहाँ पे एक लैम्डा m है तो एक यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या बचा, ऊपर बचा C लैम्डा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, लैम्डा m बचा, ये लैम्डा m इन्फिनिटी बचा इनटू लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस लैम्डा m। ये हो जाएगा किसका वैल्यू, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू।
और अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल सकते हो अगर आपका को क्या पता हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यूजिंग खेरॉश लॉ का जो पहला हमारा एप्लीकेशन था। ठीक है, तो लिमिटिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, तो आर्हीनियस जो थ्योरी है उसका क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो आर्हीनियस जो थ्योरी है डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, यानी ये कंसिडर नहीं करता है इंटर आयोनिक इंटरैक्शंस, यानी आयॉन्स के बीच में जो इंटरैक्शंस होगा, यानी कैटाइन कैटाइन के बीच में जो इंटरैक्शन होगा, ठीक है, या एनाइन एनाइन के बीच में जो इंटरैक्शन होगा, या एक कैटाइन और एक एनाइन के बीच में जो इंटरैक्शन होगा, तो इस इंटरैक्शन को आर्हीनियस थ्योरी कंसिडरेशन में नहीं लेता है। ये आर्हीनियस थ्योरी का एक क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। ठीक है, और दूसरा जो लिमिटेशन है ये है कि आर्हीनियस थ्योरी जो है सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यानी सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम आर्हीनियस थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या बाकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड नहीं रहता। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिबाई-हक्केल-ओसेंगर थ्योरी ऑफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने आर्हीनियस थ्योरी देखा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, अब जो ये थ्योरी है डिबाई-हक्केल-ओसेंगर थ्योरी है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किससे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन सोल्यूशन, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होगा जिसका आप एक्वस सोल्यूशन बनाने जाओगे, यानी जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इनटू आयंस कैटाइन एंड एनाइन। ठीक है, और जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टिविटी का किसके साथ, ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी किस तरह से मोलर कंडक्टिविटी किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन पे क्या करता है, वेरी करता है, यानी जितना आप डाइल्यूशन करते जाओगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। हमने ग्राफ देखा था प्रीवियस क्लास में। ठीक, तो मोलर कंडक्टिविटी किस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो उसका क्यों इंक्रीज हो रहा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग डिबाई-हक्केल-ओसेंगर थ्योरी। अब ये थ्योरी कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी each ion in the solution is symmetrically surrounded by oppositely charged ion, so the resultant force is 0। ठीक है, यानी अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सारे का सारा जो मॉलिक्यूल हमने वाटर में डिसॉल्व किया है वो डिसोसिएट होके आयंस में कन्वर्ट होगा, कैटाइन बनेगा और एनाइन बनेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो कैटाइन होगा इसके इर्द गिर्द एनाइन जो होगा सिमेट्रिकली क्या करेगा, इस कैटाइन को एनाइन जो है सिमेट्रिकली सराउंड करेगा। इसी तरह इस एनाइन के इर्द गिर्द कैटाइन जो है सिमेट्रिकली इस एनाइन को क्या करेगा, सराउंड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिमेट्रिकल एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, अगर आप किस्म को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एक सिमेट्रिकल एटमॉस्फेयर बनेगा जहाँ पे एक कैटाइन के इर्द गिर्द सारे एनाइन सिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे, इसी तरह एक एनाइन के इर्द गिर्द सारे जो कैटाइन होंगे वो सिमेट्रिकली क्या होगा, अरेंज्ड होगा। लेकिन व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, जब आप पोटेंशियल डालोगे, यानी ये कैटाइन के इर्द गिर्द एनाइंस थे, अब आप पोटेंशियल डालोगे, यहाँ एक इलेक्ट्रोड यहाँ इलेक्ट्रोड, एक को नेगेटिव पोल के साथ जोड़ोगे बैटरी के, एक पॉजिटिव पोल के साथ जोड़ोगे और यहाँ पे आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे।
ठीक है। तो पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और ये नेगेटिव जो आयन्स थे या एनाइन था वो किसकी तरफ मूव करेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले जो सिमेट्रिकल एटमॉस्फेयर था वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज होने की वजह से डिक्रीज इन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द आयन, यानी जो आयन्स है, जो कैटाइन है और जो एनाइंस है, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही कैटाइन और एनाइन के स्पीड और मूवमेंट पे ही क्या, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये जो सिमेट्रिकल जो हमारा आयनिक एटमॉस्फेयर था वो डिस्टॉर्ट होने से किस तरह से आयन्स का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसको ये जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से होगा, टू फैक्टर्स की वजह से होगा। यानी डिक्रीज इन स्पीड ऑफ आयन टू फैक्टर की वजह से, दो फैक्टर की वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है एसिमेट्रिक इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब एसिमेट्रिक इफेक्ट हम किसे कहते हैं, वही सेम चीज़ जो हमने यहाँ देखा वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेम चीज़ है। देखिए, जब पहले क्या था, कैटाइन के इर्द गिर्द सारे एनाइन सिमेट्रिकली अरेंज था, एक सिमेट्रिक आयोनिक एटमॉस्फेयर था। लेकिन जब आप इन दो इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव पोल के साथ और नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद बैटरी को ऑन करेगा तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो, ये एनाइन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे, और ये जो कैटाइन है वो नेगेटिव पोल की तरफ मूव करने लग जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह से ये कैटाइन इस एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या हम कह सकते हैं ये एनाइन इस कैटाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ये एनाइन सारे कैटाइन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए, कैटाइन जाना तो चाह रहा है इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, ये इसका मूवमेंट इस तरफ है, ठीक है, और लेकिन ये जो सारे एनाइंस हैं, ठीक है, सारे एनाइंस हैं, इस कैटाइन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जाना चाह रहा है राइट साइड की तरफ, लेकिन ये जो एनाइंस हैं, ये जो सारे एनाइंस हैं, इस कैटाइन को लेफ्ट की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। तो दैट मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज जो आयन्स होंगे ये पॉजिटिव चार्ज को पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे, ढकेलेंगे, खींचेंगे, जिसकी वजह से ये कैटाइन जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ स्लोली मूव करेगा। स्लोली क्यों मूव करेगा, जाना तो ये चाह रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस कैटाइन को अपनी तरफ खींच के क्या कर रहा है, इस नेगेटिवली चार्ज ये कैटाइन को अपनी तरफ खींच के इस कैटाइन की स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्योंकि ये एनाइन कैटाइन को पुल बैक कर रहा है, जिसकी वजह से स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ions move towards oppositely charged electron। एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, आयन माइग्रेट करेगा, एनाइन पॉजिटिव पोल की तरफ और कैटाइन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। इट रिजल्ट इनटू द डिस्टॉर्शन ऑफ सिमेट्री, जो सिमेट्री था, जो सिमेट्रिकल एटमॉस्फेयर था, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसली, जिसके नतीजे में the moving ion is pulled back by the oppositely charged ion, यानी ये जो मूविंग आयन है उसको अपोजिटली चार्ज जो आयन्स होगा वो क्या करेगा, पुल बैक करेगा। और अगर पुल बैक करेगा तो स्पीड ऑफ द आयन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोवर्ड हो जाएगा। ठीक, और दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से स्पीड ऑफ द आयन डिक्रीज होता है उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, या दूसरा जो फैक्टर है उसे हम कहते हैं
इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो आयंस इन द सॉल्यूशन आर जनरली सॉल्वेटेड एंड व्हेन दीज ions, though ion moves, they carry with them the associated molecules. अब देखिए होता क्या है, जब भी आयंस डिसोसिएट होगा, किस में, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, अगर आप उसको किस में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो दो चीज़ें, पहला चीज़ें हैं तो कैटाइन के इर्द गिर्द क्या हो सकते हैं, सारे एनाइन हो सकते हैं जो हमने एसिमेट्रिक इफेक्ट में देखा, या एक एनाइन के इर्द गिर्द क्या होगा, सारे कैटाइन्स होंगे, सराउंड करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ है जो हमने एसिमेट्रिक इफेक्ट में देखा। लेकिन दूसरा चीज़ जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट को यानी NaCl फॉर एग्जांपल को आप वाटर में डिसोसिएट करोगे तो Na पॉजिटिव में बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। तो Na पॉजिटिव के इर्द गिर्द वाटर का कौन सा पार्ट आ जाएगा, वाटर का ऑक्सीजन पार्ट आ जाएगा। ऑक्सीजन जो पार्ट होगा वो Na को क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल जो नेगेटिव है सॉल्वेंट का जो पोल है, नेगेटिव पोल है, वो कैटाइन को सराउंड कर लेगा। इसी तरह वाटर का जो पॉजिटिव पोल है हाइड्रोजन, ये किसको सराउंड कर लेगा, हाइड्रोजन जो है एनाइन को क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। ठीक, तो पॉजिटिव पोल एनाइन की तरफ और नेगेटिव पोल कैटाइन की तरफ। इस जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब कैटाइन को और एनाइन को पूरा सराउंड कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। और इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स। और अगर सॉल्वेशन तो जनरल सॉल्वेंट का टर्म हो गया। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो इसी तरह जब आयंस होंगे सोल्यूशन में वो क्या होगा, सॉल्वेटेड होगा, यानी कैटाइन के इर्द गिर्द वाटर के नेगेटिव पोल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह एनाइन के इर्द गिर्द वाटर के पॉजिटिव पोल्स होंगे। एंड व्हेन दोज आयन मूव्स, अब यहाँ पे आपने पोटेंशियल लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव पोल, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो जब ये आयन मूव करेगा यानी Na नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो इसके साथ साथ ये जो एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या एसोसिएटेड सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी इस Na पॉजिटिव यानी कैटाइन के साथ मूव करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? Thus, for a positive ion, for example, which migrates towards the negative electrode, जब ये Na के साथ ये पूरे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी मूव करेगा तो Na तो किसकी तरफ माइग्रेट करना चाहिए, एक Na जो है सोडियम जो कैटाइन है वो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ठीक, इलेक्ट्रोड थ्रू द वॉट मीडियम, इस मीडियम पूरा यहाँ पे क्या है, वाटर, वाटर के थ्रू ये Na पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, which itself is moving the negative ionic atmosphere towards the positive electrode। लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन जो है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये किसकी तरफ मूव करना चाहिए, ये मूव करेगा किसकी तरफ, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, नेगेटिवली आयन जो आयनिक एटमॉस्फेयर है, नेगेटिवली आयनिक जो एटमॉस्फेयर है एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का, वो जा रहा है पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा है, एसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन जो कैटाइन होगा वो किसकी तरफ जाना चाह रहा है, वो जाना चाह रहा है नेगेटिवली चार्ज किसकी तरफ, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ। दिस काउंटर करंट है ना, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा राइट की तरफ जा रहा है, तो काउंटर जो करंट होगा, अपोजिट जो करंट है, किस की वजह से,
आयॉन्स का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएटेड मॉलिक्यूल जाना चाह रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैटाइन जो जाना चाह रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, अपोजिट हो गया, काउंटर जो आयन होगा, इसकी वजह से भी स्पीड ऑफ आयन जो होगा रिड्यूस हो जाएगा, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ आयन कम हो जाएगा, और अगर स्पीड ऑफ आयन्स कम हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक, लेकिन डाइल्यूशन करने पे, ठीक है, अगर आप इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सल्यूशन में, इस सल्यूशन में जहाँ कैटाइन के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल, एनाइन के इर्द गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, इस सल्यूशन के को आप डाइल्यूशन करोगे यानी डाइल्यूट करोगे, इसमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, तो वाटर ऐड करने की वजह से बोथ दिस फैक्टर रिड्यूसेस, यानी एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफेरेटिक इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर ये दोनों फैक्टर कम हो जाएगा तो इन दोनों के फैक्टर की वजह से स्पीड ऑफ आयन रिड्यूस हो रहा था ना, लेकिन ये दोनों फैक्टर कम हो जाएगा तो स्पीड ऑफ आयन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर स्पीड ऑफ आयन बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डाइल्यूशन करने पे एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, स्पीड ऑफ द आयन इंक्रीज हो जाएगा एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक, तो करंट इज कंडक्टेड थ्रू द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाओगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, तो उसके थ्रू क्या होगा, करंट जो है कंडक्ट होगा बाय द मूवमेंट ऑफ द आयंस। पता है हमें, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या करंट क्या करता है, कंडक्ट करता है, और जो मूवमेंट ऑफ आयन्स होगा वो टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, यानी कैटाइन जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और एनाइन जो है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। दिस मूवमेंट ऑफ आयन्स, इस जो मूवमेंट ऑफ आयन है टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन ऑफ आयन्स कहते हैं। ठीक है, जब अपोजिटली चार्ज जो आयन्स होंगे वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन ऑफ आयन्स कहेंगे, जो कि आप इस एक्सपेरिमेंट से ब्यूटीफुली अपने आँखों से देख सकते हो। क्या, माइग्रेशन ऑफ द आयन्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। यहाँ हमने एक यू टिप शेप ट्यूब लिया हुआ है, यू शेप ट्यूब, जिसमें ये जो रेड कलर है ये जो है ये चारकोल पाउडर है, इसके नीचे यहाँ पे कॉपर कॉपर डाइक्रोमेट का सोल्यूशन लिया हुआ है, यानी CuCr2O7, यानी कॉपर डाइक्रोमेट का सोल्यूशन लिया हुआ है, जिसका कलर ग्रीन कलर होता है, यानी ये ग्रीन कलर का जेली है, या आप यहाँ पे अगर भी ले सकते हो। ठीक है, तो कॉपर डाइक्रोमेट एज सच मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, इसको हम प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। जब आप कॉपर सल्फेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कराओगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम बनेगा कॉपर डाइक्रोमेट। तो इस ट्यूब में कॉपर डाइक्रोमेट लिया हुआ है, और यहाँ पे जो हमने ब्लैक मार्किंग की हुई इसमें है पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन, लेकिन किस में फ्यूज़ किया हुआ है, अगर जेली में, अगर जेली में पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है। इसके ऊपर यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का लिक्विड सोल्यूशन लिया हुआ है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोड्स को डिप्ट किया हुआ है। पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोड्स डिप्ट हैं। ठीक, यानी ये पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन हो गया जिसमें इलेक्ट्रोड डिप्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। इसमें पूरा क्या है, अगर सोल्यूशन में पोटेशियम नाइट्रेट है, यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर डाइक्रोमेट है।
अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल लगाओगे यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉपर डाइक्रोमेट। अब कॉपर डाइक्रोमेट में कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और डाइक्रोमेट आयन पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। और कॉपर 2 पॉजिटिव जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और डाइक्रोमेट कौन सा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। जब यहाँ आप पोटेंशियल लगाओगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, माइग्रेट होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन है, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होगा, माइग्रेट होगा। और यूं ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसको कनेक्ट करोगे, पोटेंशियल लगाओगे, तो ये जो ब्लू कलर का कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो कहाँ, किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा। इसी तरह डाइक्रोमेट आयन जो ऑरेंज कलर का होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा, जिससे हमें एक ब्लू कलर यहाँ से जाते हुए दिखेगा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और एक ऑरेंज कलर यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हुए देखेगा। यानी हम क्या देख सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो माइग्रेशन ऑफ आयंस हमने क्या कहा, द मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ आयन। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।